चलिए भाई, तो लोन वर्सेस इन्वेस्टमेंट, व्हाट डज दिस मीन? दोनों ही ऑपोजिट हैं चिल्ड्रन। लोन का मतलब होता है टू बोरो, एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टू गेन इन फ्यूचर। सो सपोजिंगली इन द ईयर 2024 आपके पास 20 लाख रुपए हैं, और आपको पता है कि भाई 2034 में, दैट इज आफ्टर 10 ईयर्स, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो यू वोंट बी विलिंग टू स्पेंड दिस मनी, रादर आप चाहेंगे कि हम इस पैसे को कहीं बचा लें। और आपने ढेर सारे एवेन्यू सर्च किए, एंड यू फाउंड आउट कि भाई घर में कुछ बड़े बूढ़े भी हैं, तो 8.2% पर एनम के रेट से सीनियर सिटीजन स्कीम में मनी डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये 20 लाख रुपए कितना हो जाएगा, लेट्स सी। तो अपना अपना फाइनेंशियल कैलकुलेटर सब लोग ओपन कर लें झटपट। चलिए, फाइनेंशियल कैलकुलेटर में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पोर्शन पे जाइए और टाइप करिए 20 लैक्स। मैंने क्यों 20 लैक्स लिया है? पहले सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 लाख रुपीज ही आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते थे। बट अप्रैल 2023 का जो बजट आया, उसमें निर्मला मौसी जो हमारी है, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इस लिमिट को बढ़ा के 30 लाख रुपए कर दिया। तो मैंने 20 लाख वैल्यू ली है। तो आपके घर में अगर कोई बड़े बूढ़े हों, तो आप उन्हें गिफ्ट दिलवा दें इतना पैसा, अपने पेरेंट्स, ऑब्वियस सी बात है आपके पास तो है नहीं। और ये पैसा 8.2% के रेट पे आज डिपॉजिट हो जाएगा। और सर ये कितने टाइम के लिए जमा रहेगा? भाई 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, 10 साल के लिए भी कर सकते हैं। तो टेक एन एग्जाम्पल कि 10 साल के लिए कर लेते हैं। तो दिस मनी वुड ग्रो टू हाउ मच? अगर आप हर 3 3 महीने में पेंशन लेना चाहते हैं, तो आपको पेंशन भी मिल जाएगी 30,750 रुपए। और अगर आप चाहते हैं कि इस पैसे को हम खर्च ना करें और इस पैसे को वापस से री इन्वेस्ट कर दें, तो आप इसका एसआईपी रूट फॉलो कर सकते हैं। तो यहां से जो पैसे आपको मिलेंगे, अल्टीमेटली आप उसको एसआईपी में डाल दीजिए। तो आप ये मत सोचिएगा कि 12% की ग्रोथ म्यूचुअल फंड ये मार्केट बेस्ड 8% की, तो ग्रोथ हमको 20% मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 20% की कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। यहां से तो पैसा आपने निकाला और उस पैसे को आपने एक जगह इन्वेस्ट कर दिया। तो प्रैक्टिकली आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से कमाने की जरूरत नहीं है। तो 20 लाख रुपए आपने डाल दिए अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। 8.2% के हिसाब से आपको हर महीने कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, हर 3 3 महीने में पैसा मिलेगा 30,750 रुपए। Yes। और इस 30,750 को आप क्या कर सकते हैं? आप हर 3 3 महीने की एक एसआईपी ले लीजिए। या ऐसा काम करिए, पहले 3 महीने कुछ मत करिए, मनी डिपॉजिट कर दीजिए जनवरी में। मार्च एंड में आपको पहली बार 30,750 मिलेंगे। अप्रैल में 10,000 की एसआईपी करा दीजिए। फिर मई में 10,000 की करा दीजिए। फिर जून में 10,000 की करा दीजिए। खत्म हो गए। फिर जून में पैसा आएगा, उससे जुलाई अगस्त सितंबर चला लीजिए। आता जाएगा, जमा करते जाइएगा। तो 12% की भी ग्रोथ अगर आपको मिल जाती है, मान लेते हैं, तो इन दैट केस चिल्ड्रन, ये पैसा आपका लगभग 20 लाख रुपए, 1 10 100 100 10,000 लाख 10 लाख हो जाएगा 10 साल के बाद। हाउ मच? 62 लाख रुपीज। खोपड़े में बात गई। और सर अगर हम इस पैसे को 20 साल के लिए जमा कर दें, चलिए 20 साल, एक्सपेक्टिंग कि भाई आपके पापा की एज विल बी अराउंड 43 44, जस्ट नो 45 मान लीजिए, और 65 साल तक ही वो रिटायर होंगे, उसके पहले तो कोई उम्मीद है नहीं। तो ये पैसा पापा ने दादाजी या दादी जी के नाम पे जमा करा दिया। क्यों? क्योंकि भाई सीनियर सिटीजन को ही ये इंटरेस्ट रेट मिलता है, आपके पापा मम्मी को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो अब दादा दादी के नाम पे पैसे आ रहे हैं तो मान लीजिए परिवार के ही पैसे। तो ये पैसा अगर 20 साल तक जमा हो गया चिल्ड्रन, तो 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इट वुड बी 10 ईयर्स तक के लिए जमा हुआ। तो आपके सामने आंसर है। और अगर आपने इस पैसे को 20 साल के लिए जमा कर दिया चिल्ड्रन, दिस वुड बी 1.92 CR। 2 करोड़ रुपए आपके पापा के पास होंगे जब उनकी उम्र 65 साल हो जाएगी। और तब जॉब तो है नहीं। तब इस पैसे का आप सो कॉल्ड एक मंथली इनकम स्कीम करा लीजिएगा। अगर डरते हैं तो अराउंड 7%। और अगर आप SWP में पैसा लगा दें, तो आप मैक्सिमम 9% विड्रॉ कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपको आज से पहले नहीं बताई थी। तो सो कॉल्ड आप लगभग 1.92 करोड़ को 2 करोड़ मान लीजिए, चलिए। तो 2 करोड़ का 8% चिल्ड्रन कितना हो गया? 16 लाख रुपए। एक साल का 16 लाख रुपए पर एनम। 1 ईयर हैज हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ चिल्ड्रन। डिवाइड कर दीजिए 16 लाख को 12 महीने से। लगभग आपको 1,33,333 रुपए पर मंथ मिलते रहेंगे। और 20 साल बाद सर इन्फ्लेशन क्या होगा? 1 लाख रुपए आपके घर का खर्चा जरूर होगा, अगर आज 30 35 हजार रुपए है तो। तब भी 32 33 हजार बचेगा।
SWP इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जो पैसे निकाले वो तो निकाल लिए, रिमेनिंग विल कीप ऑन क्लास चल रही है। द मार्केट बेसिकली। कहानी समझ में आई लोगों को भाई? कोई क्वेरी इस कहानी पे है तो प्लीज डू आस्क। आर्य जी कोई क्वेरी? आदित्य जी, अंशिका, अनुष्का, गीतिका, हार्दिक, इशिता, कुशाग्र, महक, नकीबा जी, प्रियंका, श्रेया, श्रुति, नो सिद्धार्थ, सर। कोई क्वेरी? नो सर। चलिए तो नो सर। ये था नो एक सर। प्लान। अब आजकल के जो जनरेशन है वो हर चीज किसको किस पे लेना पसंद करते हैं? ईएमआई मिल जाएगा सर तो बहुत अच्छा होगा, ईएमआई ले लेते हैं हम। ईएमआई का मतलब हो गया इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ये आप बोलते हैं। एक्चुअली में इसका मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। समझ में आया कि नहीं? तो सो कॉल्ड ईएमआई तब लीजिए जब आपको बहुत जरूरत हो। मेनी अ टाइम व्हाट पीपल डू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू बोरो कर लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू बोरो करना है जस्ट लाइक swallowing जिसको कहते हैं ना पॉइजन, जो धीरे धीरे आपको मारेगा। तो कुछ वैसा ही है चिल्ड्रन। तो इंटरेस्ट शुड बी पेड ऑन लोन, लोन शुड ओनली बी टेकन व्हेन इंटरेस्ट दैट इज टू बी चिल्ड्रन पेड ऑन लोन is much less than what you can earn by investing this loan into your any type of productive activity। तो अगर आपको कार का शौक है क्योंकि पड़ोसी ने 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है तो आपने कहा भाई हम भी खरीदेंगे, बट आपकी हैसियत नहीं थी, हिंदी भाषा में औकात नहीं थी, और आपने 50 लाख रुपए की गाड़ी तो नहीं बट तब भी 15 लाख वाली खरीद ली और वो भी लोन पे ले ली। अब किसी ना किसी तरह से यहाँ खर्चा काटो वहां खर्चा काटो, इन सब तरीकों से आपने कार की ईएमआई पे करनी स्टार्ट की। और आपका मोस्ट ऑफ द ट्रैवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, आप गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में भी है तो कैब आती है ऑफिस से लेने। तो क्या आपको इतनी सो कॉल्ड विकट परिस्थितियों में कार लेने की जरूरत थी? एब्सोल्युटली नॉट। और सर अगर हाउस लोन ले लें, हाउस लोन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लगभग 8.5% पर एनम इंटरेस्ट है। और हाउस लोन आप लेंगे तो भाई मान लीजिए 15 साल 20 साल का लेंगे, इफ यू आर इनटू जॉब और इफ यू आर इनटू बिजनेस। तो जब आपने लोन लिया, मान लीजिए आपकी साल की कमाई थी 10 लाख रुपए पर एनम, लोन का इंस्टॉलमेंट है लेटस से 20,000 रुपए 25,000 रुपए महीना, तो ये हो गया 2.5 लाख रुपए पर एनम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चिल्ड्रन आपकी ये जो कमाई है ये 10 से बढ़ के 15 हो जाएगी, बट क्या आपका ईएमआई भी बढ़ जाएगा? दैट वुड रिमेन सेम। तो स्टार्टिंग में इंसान की इनकम ज्यादा और ईएमआई थोड़ी कम, गैप थोड़ा कम होता है, बाद में ईएमआई तो वही रह जाती है बट हमारी कमाई बढ़ जाती है। तो मैंने तो इतने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जिसने 15-20 साल का होम लोन लिया हो और उसका 20 साल होम लोन चलाओ, बेसिकली 8-9 साल में खत्म हो जाता है क्योंकि आपकी इनकम बढ़ने लग जाती है बट आपका लोन का ऑब्लिगेशन उतना नहीं बढ़ता, तो काफी पैसे हो जाते हैं आपके पास। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउस लोन क्यों नहीं लेना, मतलब क्यों ले लेना चाहिए हमेशा हाउस लोन के लिए, मैं क्यों तरफदारी करता हूं? भाई आप अगर इंटरेस्ट दे भी रहे हैं, आपके पास से प्रिंसिपल के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा जा भी रहा है, नो प्रॉब्लम। व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका प्राइस भी तो बढ़ रहा है, बट इन केस ऑफ कार क्या उसका प्राइस बढ़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट, कार का कोई प्राइस बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम होगा। शोरूम से निकाल के ले जाइए गाड़ी और पूछे कितने में खरीदोगे, 25-30% तो वही कम हो गया। सो हाउस लोन लेना इज अ गुड बोरिंग, बट बाकी किसी भी तरह का लोन तभी लें व्हेन अर्निंग ऑन दैट लोन इज मच मोर देन व्हाट इंटरेस्ट यू आर पेइंग बेसिकली। खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए मूविंग अहेड। तो भाई डेंजर्स क्या है क्रेडिट कार्ड के? छोटा भाई बेवकूफ भाई जो था अपने बड़े भाई से कह रहा है क्या मेरे को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? तो उसने कहा क्यों भाई क्रेडिट कार्ड क्यों ले रहे हो? कह रहा है स्टेटस सिंबल है इंडिया में। तो भाई इंडिया में दो चीज का बड़ा स्टेटस सिंबल चलता है, एक वो आईफोन का और एक क्रेडिट कार्ड का, वॉट इट क्लियर। और मेरे को दोनों ही बड़ा बकवास लगता है। क्रेडिट कार्ड औकात है नहीं बस ले लिए हैं। कुछ लोग बड़े जुडिशली क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं कि भाई आपको लॉन्च में खाना फ्री मिल जाएगा। एक अभी पिछले साल में न्यूज पढ़ रहा था, देयर वाज अ वेरी कनिंग पर्सन, उसके पास सो कॉल्ड एक क्रेडिट कार्ड भी था और उस पर ऑफर था कि अगर वो एयर ट्रैवल करता है तो लॉन्च में साल भर में 4 to 8 मील्स उसको फ्री मिलेंगी। तो उसने चतुराई क्या की, उसने ट्रांसफरेबल और वो कैंसिल करने पे पैसा ना कटने वाला भी एक टिकट होता है ना, जिसको आप रीशेड्यूल भी करा सकते हो, वो वाला उसने एक टिकट बुक कराया और कम से कम 1-1.5 साल तक एयरपोर्ट लॉन्च में फ्री में खाना खाया। कैसे सर? मान लीजिए 10 जनवरी का टिकट बुक कराया प्लेन से ट्रैवल करने का, फ्लाइट थी शाम की 4 बजे की, तो दिन में लॉन्च में जाके खाना खाया। फिर उसने फ्लाइट पकड़ी नहीं, रीशेड्यूल कराया रात की फ्लाइट में, तो रात का डिनर किया उसने। तो फ्लाइट में कुछ ऐसे बेनिफिट्स थे उसको उसके क्रेडिट कार्ड पे। फिर अगले दिन की टिकट रीशेड्यूल कराई, सुबह का नाश्ता कर लिया। तो बार बार रीशेड्यूल करा रहा था, 1-1.5 साल तक ये कहानी चलती गई। फिर जब उसको पकड़ा गया, देखा गया भी कर क्या रहा है, तो बात सामने आई।
तो ऐसे बड़े कनिंग टाइप ऑफ लोग भी हैं पूरी दुनिया में, कोई विदेश का इंसान था। सो डिसएडवांटेजेस आर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन, चार्जेस आर वेरी 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 हाई। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड्स तो ऐसे होते हैं, दे से दैट हमारा जो रेंट होगा इट विल बी जीरो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको एक मिनिमम वैल्यू स्पेंड करनी पड़ेगी। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसने अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड लिया चिल्ड्रन। अब उसमें है कि अगर वो 2 लाख रुपए एक साल में खर्च करेगा तो अगले साल उसको रेंट 3,500 रुपए है वो नहीं देना पड़ेगा। साल भर में 8-10 बार लॉन्च में जाके आप खाना खा सकते हैं एयरपोर्ट में, देयर आफ्टर यहाँ डिस्काउंट, नाइकी पे डिस्काउंट, वहां डिस्काउंट। बट उस केस में आपको पहले स्पेंडिंग कितनी करनी पड़ेगी? 2 लाख। 2 लाख जहां पे आप स्पेंड करेंगे वो बिजनेसमैन एमएक्स वालों के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो आपको उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, उनसे प्रॉफिट ले लिया और आपकी अननेसेसरी स्पेंडिंग बढ़ा दी। बट इफ यू आर Ambani and Adani, or if you have a business, or you are into some type of job where air travel and all is very common for you, in that case तो भाई चलिए आपके लिए क्रेडिट कार्ड समझ में आता है। एल्स 90% इंडियन आईफोन और क्रेडिट कार्ड को सिर्फ और सिर्फ कैसे यूज करते हैं बच्चों? जस्ट एज अ स्टेटस सिंबल की तरह यूज करते हैं, कोई काम धाम नहीं है। दे टेम्प टू ऑफन स्पेंड मोर, एज आई हैव टोल्ड चिल्ड्रन, एंड क्रेडिट कार्ड से वो ऐसा समझ के इनकम स्पेंड करते हैं अपनी कि जैसा लगता है कि फ्री में सामान मिल रहा है, चलो खरीद लो। वो एक आइडिया और एक एटीट्यूड है ना, जेब से जब पैसा निकलता है तो पता लगता है हाय राम, सुबह 1,000 थे अब तो 200 बचे, बस 800 खर्च हो गए। बट क्रेडिट कार्ड में ऐसी फीलिंग आती नहीं है। जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, उनसे जाके पूछे, बेचारे परेशान है कार्ड सिस्टम ऑफ पेमेंट से, कह रहे सुबह से लेकर शाम तक सामान तो बेच दिया 20,000 का, बट रुपए 500 नहीं गिने, तो हाथ में खुजली हो रही है। ओके, बट व्हाट आर द एडवांटेजेस भाई? आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, कैशबैक मिलेगा। कैशबैक तब मिलेगा, पहले आप कैश फॉरवर्ड तो करिए। देन यू गेट हॉलीडे वाउचर्स। हॉलीडे वाउचर भी कैसा मिलेगा? 20% डिस्काउंट ऑन रूम बुकिंग थ्रू अगोडा। अब अगोडा वाले बड़े चतुर हैं, वहां उसके थ्रू साइट पे जाएंगे तो थोड़े से प्राइसेस भी थोड़े से पहले बढ़ा देते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने एक टिकट बुक कराया था, फिर उसके बाद एक होटल बुक कराया अगोडा में, अगोडा के थ्रू मतलब, तो मेरा सिंगल मेंबरशिप था तो वो एक्सपायर कर गया। फिर मैंने घर के दूसरे फोन से दूसरी ईमेल आईडी से बुकिंग कराई तो फिर कैशबैक आया। तो ये सब भी कहानी आपको बहुत चतुर होनी चाहिए, आनी चाहिए आपको। क्रेडिट कार्ड गिव्स यू द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग विदाउट कैश। मैं तो कहता हूँ भाई औकात नहीं है तो घूमने की क्या जरूरत है, आराम से घर में बैठो चुप्पे चाप, ठंडी का मौसम, मूंगफली खाओ। एंड देन क्रेडिट कार्ड ऑफर्स कैश इन एडवांस। ये सबसे खतरनाक है चिल्ड्रन। देखो मैं हिंदी लिख पाता हूँ कि नहीं? हाँ लिख दिया बच्चों। सबसे खतरनाक। नाक कटना हो तो खतरनाक नहीं जितना ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? चिल्ड्रन यू वॉन्ट इमेजिन, 2.75% पर एनम तक का इंटरेस्ट लगता है, सॉरी पर मंथ तक का इंटरेस्ट लगता है चिल्ड्रन। 2.75% पर मंथ। जरा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 24 और उधर आया 9, 33% पर एनम का आपको इंटरेस्ट देना है। इसीलिए बैंक्स एंड ऑल आर वेरी 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 ईगर टू गिव यू क्रेडिट कार्ड। उनको पता है कि 100 में से 10 बेवकूफ तो ये गलतियां करेंगे ही करेंगे। और जो अकलमंद लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जब लगता है कोई काम है नहीं सरेंडर कर देते हैं, फिर 2 महीने बाद इशू करा लेंगे किसी दूसरे बैंक से। गॉट इट क्लियर? तो मैंने अभी लास्ट ईयर लगभग दशहरे के आसपास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड लिया था चिल्ड्रन, और एक उससे टैबलेट खरीदा रिलायंस डिजिटल से, 6,000 रुपये उस पर डिस्काउंट था। 16,000 का टैबलेट 15,000 का 9,000 रुपये में मिल गया। फिर उसके बाद वो कहीं लगता मेरे को हैक हो गया होगा, काफी बिलिंग हुई, 1-1.5 लाख के ट्रांजैक्शन हुए, बट बिकॉज ओटीपी वॉज डिसेबल्ड तो ट्रांजैक्शन आगे वो चोर एग्जीक्यूट कर नहीं पाया। और फिर मैंने कान पकड़े, गंगा नहाई, मैंने भाई ये क्रेडिट कार्ड बड़ा खतरनाक आइटम है, इसको सरेंडर ही कर दूं। तो ये मेरे जीवन की दूसरी गलती थी। पहली गलती मैंने 2001 में की थी, एसबीआई का बैंक का क्रेडिट कार्ड लेकर। उस समय स्टेटस सिंबल था, बट लास्ट ईयर जो लिया दैट वाज अ नीड। बट अब नीड खत्म हो गई। तो माय फ्रेंड सेड कि भाई क्यों सरेंडर करो, जरूरत पड़ती रहती है। मैंने जब पढ़ेगी 15 दिन के अंदर बन के आ जाता है, फिर बनवा लेंगे, क्या प्रॉब्लम बात है। कह रहे मान लो एक बैंक ना दे, तो मैंने कहा 100 बैंक है इंडिया में, कोई ना कोई तो देगा ही देगा, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल वो एक फ्लिपकार्ट और वो अमेजोन पे आ रहा है वन कार्ड करके, वो आप 50,000 20,000 का एक एफडीआर गिरवी रख दीजिए बैंक में, तो बैंक तब भी आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। तो डेज वर देयर जब क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज मानी जाती थी, काफी लोग इस्तेमाल भी करते थे, बट इतने फ्रॉड्स होने लग गए हैं, तो अब बैंक सबको नॉर्मली क्रेडिट कार्ड ऐसे नहीं देते हैं। पहले तो देते थे, आपका अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक में, आप आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में रखिए, कहीं रख लीजिए, गॉट इट क्लियर, आपको क्रेडिट कार्ड एसबीआई वाले दे देंगे। बट अब तो बैंक्स कह रहे हैं कि भाई अच्छा हम तो आपको जानते नहीं, आपको एक काम करिए, आप एक 50,000 रुपए का एफडीआर हमारे यहाँ गिरवी रख दीजिए, हम आपको उसी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड दे देंगे, कि अगर आप कल को डिफॉल्ट भी कर गए तो हम आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट उतनी बनाएंगे जितने की आपने एफडी जमा की हुई है।
गॉट इट। और यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड, बिकॉज यूएस में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको कोई भी इंसान लोन देगा ही नहीं। तो क्रेडिट कार्ड इज बेसिकली द चाबी, यू कैन से द की विच मेक्स अ परफेक्ट रिकॉर्ड कि आपने कितना क्रेडिट कब लिया और कब उसको टाइम पे रीपे कर दिया। इंडिया में नया कॉन्सेप्ट है बेसिकली, बट यूएस में तो बिना क्रेडिट कार्ड के आप एकदम समझ लीजिए वो नहीं होते दिव्यांग टाइप के लोग, हैंडीकैप टाइप के लोग, वैसे ही है बस समझ लीजिए। इंडिया में नहीं खैर ऐसा। So Shantanu said, I remember even I need to pay back my educational loan. I complete my graduation. I completely forgot about this. So Big Brother says, I'm glad you told me about your loan before you registered for a credit card. If you already have a debt to pay, why you should go for more debt? तो मैंने बता दिया कि जब जरूरत पड़े, आपको ऐसा लग रहा है कि फॉरेन ट्रैवल वगैरह करना है, पैसे की जरूरत पड़ सकती है, या आपके पास पैसे तो हैं बट योर मनी इज ब्लॉक्ड इन अ पीपीएफ अकाउंट, योर मनी इज ब्लॉक्ड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि पीपीएफ का पैसा बच्चों 15 साल बाद ही मिलेगा। व्हाट इट क्लियर, उसके पहले बस तभी मिलेगा इफ अ पर्सन एक्सपायर्स। तो अगर मिस्टर एक्स ने पीपीएफ अकाउंट खोला और वो 10 साल बाद मर गए तो उनके नॉमिनी को, वाइफ को, किसी को भी 10 साल बाद पीपीएफ से पैसा मिल जाएगा। एनएससी के केस में 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है, जिस इंसान के नाम पे अगर वो मर भी जाता है तो भी उसके लीगल एड्स को पैसा 5 साल खत्म होने के बाद ही मिलेगा। तो पैसे तो बहुत है आपके पास बट यहाँ पे ब्लॉक्ड है। गॉट इट। और अब आपको लिक्विड कैश चाहिए और आपको लग सकता है कि भाई मेरे को कभी भी जरूरत पड़ जाती है पैसे की, इन दैट केस क्रेडिट कार्ड इज डेफिनेटली वेरी 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 गुड फॉर यू। बट इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं जस्ट फॉर स्टेटस सिंबल तो वो बेवकूफी का काम है। गॉट इट। चलिए, इन्वेस्टमेंट व्हीकल चिल्ड्रन, ये तो मैंने आपको बताया है कि आपका होराइजन किस तरह का होना चाहिए। अगर आप चुलबुल पांडे हैं, हाथ जला सकते हैं आग में और बगल में फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, देन यू शुड इन्वेस्ट योर मनी ओनली इन इक्विटी प्रोडक्ट्स। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन शेयर्स इफ यू कैन ट्रैक देम चिल्ड्रन 24/7। अगर आप दिन भर ट्रैकिंग कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइस आपका कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, घट रहा है तो थोड़ा और खरीद लो, बढ़ रहा है और आपको एस्टिमेट था कि भाई 12-15% मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं बेच के चला जाऊंगा, तो आप बेच दो, ग्रीड मत पाल लो। होता क्या है ना, जब हम शेयर खरीदते हैं, व्हेन वी बाय अ शेयर व्हाट हैपेंड, हमने शेयर खरीदिया मान लीजिए ₹42 का, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम स्टे इन्वेस्टेड रहे चिल्ड्रन, ये बढ़ के 42 की बजाय घट गया और कितना हो गया? ₹40। अब थोड़ा सा डर आ गया, बस किसी ने समझाने नहीं लगे रहो, बढ़ेगा भी, ₹45 हो गया, किसी दिन बढ़ के ₹65 हो गया, किसी दिन बढ़ के ₹80 हो गया। और ये जो पूरी जर्नी थी चिल्ड्रन, दिस होल जर्नी वॉज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो लगभग आपका 2 साल में पैसा डबल हो गया, 50-55% की ग्रोथ आपको मिल रही थी। आप बहुत खुश थे कि मेरे से बड़ा अकलमंद इंसान तो कोई है ही नहीं। फर्दर बढ़ता गया बढ़ता गया, फर्दर बढ़ता गया चिल्ड्रन, और ये बढ़ के ₹140 चला गया। और ये जो जर्नी थी ये थी फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो कहने का मतलब ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आपका ₹42 बढ़ के कितना हो गया चिल्ड्रन? 140। तो आप बोल सकते हैं लगभग आपको 400% या 350% के आसपास ग्रोथ मिली 5 साल में। तो मतलब 1 साल की ग्रोथ 60% के आसपास, 50% के हिसाब से थी। तो अब आपने कहा ये तो बहुत बढ़िया बढ़ गया, बहुत बढ़िया। अब आप इसके साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं। वन फाइन मॉर्निंग हिडनबर्ग जैसी कोई रिपोर्ट आ जाती है, बड़ा 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 गिर के, और ये वापस कितना आ गया चिल्ड्रन? ₹36 में। अब जिसने ₹140 की मार्केट देखी है और 36 पे आगे गिर गया, क्या आप उसे बेच पाएंगे? बताइए बच्चों, बेच पाएंगे? कोई एक लगता है भाग गया बेचने के लिए। आर्या जी, आदित्य जी, अंशिका जी बेच पाएंगे? गीतिका, इशिका, इशिता, कुशाग्र जी, महक जी बेच पाएंगे? जब 140 से नकीबा जी ये आ गया ₹36 पे, प्रियंका जी, श्रेया, श्रुति, सिद्धार्थ जी बेच पाएंगे? विशा जी, वंश जी बेच पाएंगे? सो गए लोग लगता है साथ में। नो सर। नो नो सर। सर। साथ साथ सो गए लोग, नहीं बेच नो पाएंगे। सर। हुआ क्या, आप इमोशनली नो जुड़ गए। सर। अब आप कह रहे हे भगवान, 5 साल में इतना बड़ा था, नहीं बेचा, गलती हो गई, अब कम हो गया, नहीं अब तो नहीं बेचेंगे। ऐसा होता है चिल्ड्रन, 90% लोगों के साथ स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस चीज के साथ। तो भगवान ने दिल दिया इमोशंस के लिए और दिमाग दिया अकल लगाने के लिए, सोचने के लिए। तो जरा दिल से 1 फुट ऊपर दिमाग से सोचे, दिल से सोचेंगे तो निपट जाएंगे। कहीं पे भी सोचने के लिए दिल नहीं दिया गया, दिमाग दिया गया है।
तो इन माय ओपिनियन अगर आपको पता है कि भाई बैंक का ग्रोथ रेट 7% की एफडी है, सीनियर सिटीजन या कुछ स्कीम्स में 7.5 पौने 8% तक मिलता है, तो भाई ठीक है, आपने अपना 15% का टारगेट बना लीजिए, 25 का बना लीजिए, जो आपको लगता है अच्छा बना लीजिए कि भाई मेरी इतनी ग्रोथ अगर एनुअली होगी तो मैं बेच दूंगा। फिर बेच के क्या करना है? फिर बेच के कोई ऐसा स्टॉक लीजिए जो आपको लग रहा है कि वो अंडर प्राइस्ड है और फिर उसको खरीदिए। अब इसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। ये सिर्फ मेरा छोटा सा फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पढ़ने के बाद आप इतने ज्ञानी नहीं बन जाते। आपको एक्सपीरियंस भी बहुत होना चाहिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चल रहा है। तो पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी, बट एक्सपीरियंस इज द मेन थिंग व्हाट आई टोल्ड। तो इमोशनली कभी भी अटैच नहीं होना चाहिए किसी भी शेयर के साथ चिल्ड्रन। इन केस व्हाट हैपेंस इन अ म्यूचुअल फंड चिल्ड्रन, आपके पास कोई परमिशन होती नहीं बेचने वगैरह की। जो आपका फंड मैनेजर होता है वो अपनी अकल लगाता है और आपको अच्छे रिटर्न दिलवाता है। जब उसको लगता है कि मार्केट गिर रहा है तो वो कुछ बफर ले लेता है, बेस ले लेता है। जब उसको लगता है कि भाई मार्केट बढ़ रहा है तो वो और इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं चिल्ड्रन, वी शुड ऑलवेज गो फॉर अ डाइवर्सिफाइड फंड, कि कुछ पैसा हमारा इक्विटी में लगा रहे, कुछ पैसा हमारा डेट में लगा रहे, और कुछ पैसा लेटर से गोल्ड में, और कुछ पैसा लेटर से रियल एस्टेट में लगा रहे। तो भाई जमीन तो कोई लेके जाएगा नहीं हनुमान जी के अलावा। गोल्ड कितना भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीजें गड़बड़ा जाएं, बट गोल्ड विल नेवर लूज इट्स ग्लिटर एंड मनी पावर, वो ऐसे ही रहेगा। डेट भाई 101% सिक्योर्ड है। कंपनी अगर लॉस में भी चली गई तो अपनी असेट बेच के आपको पैसा देगी। तो आपने एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो 65% तो इक्विटी में पैसा लगाता है। अब आप अगर मेरी बात पे गौर कर रहे हो तो बहुत जगह आपको ऐसा नजर आता है कि इक्विटी फंड इक्विटी फंड इक्विटी फंड, 65% पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में चल रहे हैं अगर शेयर्स में लगा होगा या उससे ज्यादा, तभी उसको इक्विटी फंड का नाम दिया जाएगा। और तभी आपको इनकम टैक्स के डिस्काउंट्स मिलेंगे टैक्स में, नहीं तो नहीं मिलेगा। डेट में मान लीजिए 10% पैसा लगा, मान लीजिए बच्चों 15% पैसा गोल्ड में लग गया, तो कितना हो गया ये 90%, करेक्ट। और 10% पैसा आपका रियल एस्टेट में लग गया। तो एटलीस्ट ये 35% पैसा अगर 7% की भी ग्रोथ आपको दे गया तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड चल रहे हैं, इक्विटी मार्केट इज बाउंड टू गो अप, ऐसा नहीं कि नीचे आ जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं अरे नीचे आ गया, जीरो हो गया, तो भैया हम तो जा रहे हैं एचडीएफसी की या एसबीआई की या पंजाब नेशनल बैंक की एफडी में पैसा लगाने। अब भाई दिमाग की बत्ती जलाइए। आपको एसबीआई की एफडी में भरोसा है बट एसबीआई के शेयर में भरोसा नहीं है। मतलब माँ बाप से दोस्ती नहीं है, उनसे दुश्मनी है, बच्चों से दोस्ती करके बैठे हैं। अरे व्हाट इज दिस न्यूसेंस भाई, परिवार तो वही है ना। समझ में आ गया? तो अगर एसबीआई का शेयर बेकार हो गया तो समझ लीजिए एसबीआई एज एन इंस्टीट्यूशन बेकार हो गया। शेयर क्यों बेकार होगा? बिकॉज बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा। बिजनेस क्यों नहीं अच्छा चल रहा? मैक्सिमम लोगों ने लोन लिया तो और लेके पैसा भाग गए। तो भाई ये बैंक मेरे को नहीं लगता कि एफडी पे भी आपको इंटरेस्ट दे पाएगा। तो बड़ा ही कॉमन सेंस की बात है। और ऐसा नहीं कि बैंक वाले कमाते नहीं, बैंक वाले दबा के पैसा कमाते हैं कायदे से एकदम। 16-17% पे देते हैं वो लोग पर्सनल लोन ऑल दैट। मोबाइल फोन खरीदने जाइए ईएमआई पे 18% 16% की ईएमआई होती है। सिर्फ हाउस लोन है 8.5% वाला। गॉट इट क्लियर? तो ये बेवकूफी वाली बात अपने दिमाग से हटा दीजिएगा बिल्कुल। समझ में आ गई बात? पक्का? चलो। एंड ऑलवेज गो फॉर चिल्ड्रन विच टाइप ऑफ स्कीम? ओपन एंडेड, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब पैसे की जरूरत है फंड एडवाइजर को फोन करिए। सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, गॉट इट क्लियर? और फ्राइडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को अगर आप फोन करेंगे कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, 1 बजे से पहले अगर फोन करेंगे तो मंगलवार को पैसा ट्यूसडे को आ जाएगा। और अगर मंडे को फोन करेंगे उसको, गॉट इट क्लियर, तो वेडनेसडे को पैसा आ जाएगा, बिकॉज सैटरडे संडे मार्केट इज क्लोज्ड। ओके। तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। इंश्योरेंस पे भी काफी डिस्कशन हो चुका है चिल्ड्रन। आते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई एसआईपी से कैसे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सपोज चिल्ड्रन देयर वर टू टाइप ऑफ पर्सन, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। अब यहां पे 500 रुपए जनवरी, 500 फरवरी, 500 मार्च और 500 अप्रैल, टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 2000। दोनों ने क्या क्या रूट ऑप्ट किया है ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन। इसने रूट ऑप्ट किया था और सारा का सारा पैसा दैट इज कंप्लीट 2000 रुपीज कब इन्वेस्ट कर दिया? फेब में। और इसने रूट ऑप्ट किया था और पैसा जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में इन्वेस्ट किया। अब मिस्टर एक्स ने बच्चों जब 500 रुपए एक साथ, सॉरी 2000 रुपए एक साथ इन्वेस्ट किया,
तो इसने जो यूनिट खरीदी, जो शेयर खरीदा, मान लीजिए वो 10 रुपए का खरीदा, तो 2,000 रुपए में 10-10 रुपए वाले कितने यूनिट्स आएंगे चिल्ड्रन? 200 यूनिट्स। और अप्रैल में यूनिट प्राइस क्या है? 12। मिस्टर एक्स ने अपनी ये सारी की सारी 200 यूनिट चिल्ड्रन 12 रुपए के रेट से अप्रैल में बेच दी। कितने पैसे आ गए इसके पास? 2400। तो इसने इन्वेस्ट किया था 2,000 और इसको मिला कितना? सो हिज प्रॉफिट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 400। ऑन द अदर हैंड, लेट्स सी मिस्टर वाई के साथ क्या कहानी हुई चिल्ड्रन। मिस्टर वाई ने हर महीने पैसे लगाए। जनवरी में 5 रुपए का रेट था, फेब में 10 रुपी, मार्च 15 और अप्रैल में कितना था? 12। इज दैट क्लियर? तो अब इसने जब 500 रुपए जनवरी में लगाए तो कितनी यूनिट्स आ गई इसके पास? 100। 500 फेब में लगाए तो कितनी आ गई? 50। 500 मार्च में लगाए तो कितनी आ गई? और 500 रुपए अप्रैल में लगाए तो कितनी आ गई? चलिए, मैथ्स आई होप सो सबको आती है। चलो जोड़ डालिए कि इसके पास टोटल यूनिट्स कितनी है। इसकी सारी की सारी यूनिट्स जोड़ डालिए बच्चों। 150 प्लस 33.33 प्लस 41.06। इसके पास है बच्चों 224.39 यूनिट्स। मान लीजिए ये भी 12 रुपए में बेच देता है, तो जरा मल्टीप्लाई कर लें इसको 12 रुपए से। ये आएगा बच्चों 2693 मान लीजिए। और इसने भी कितने पैसे लगाए थे इन 4 महीनों में मिला के? 2000। तो बच्चों मिस्टर वाई का गेन क्या आएगा? 693। लगाया दोनों ने सेम पैसा, बट दोनों के तरीके फर्क थे। वाई की कमाई इससे भी ज्यादा हुई है। सर कैसे? क्योंकि वाई ने 500 रुपए जनवरी में लगाए एक्स के कंपैरिजन में, तो 1500 तो इसके पास पड़ा था। वो 1500 अगर इसके सेविंग बैंक में पड़ा होगा तो कुछ 4-5 रुपए इंटरेस्ट वो भी दे गया होगा कम से कम। ओके, तो अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो इन दैट केस आपको शॉर्ट टर्म में कभी गेन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना, SWP में पैसा लगा दो एक साथ और 10 साल के लगे रहने दो पैसा, तो 10 साल में तो ग्रोथ लगभग ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। बट शॉर्ट टर्म में अगर ग्रो करना है, अपना पैसा चल रहा है, तो एक साथ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना नुकसानदायक है। वी शुड इन्वेस्ट इट हाउ? थ्रू SIP रूट। एवरी मंथ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो योर गेन्स वुड बी मच 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 बेटर एज सच। समझ गए बात को? तो इस एग्जांपल को लिख लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बच्चों रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। और आज के बाद आपको ये चीज कहां पढ़ाई जाएगी? ग्रेजुएशन में, जब आप बीकॉम सेकेंड ईयर में फाइनेंस पढ़ेंगे तब, और MBA की क्लास में, वहां पे ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। और तब बच्चों को लगता है अरे बाप रे बाप, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग तो बड़ा भयंकर है। कोई भयंकर नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। SIP समझ लीजिए। थोड़ा कम समझ में आता है तो सब्जी मंडी चले जाइए। आपने वेंडर ए, वेंडर बी, वेंडर सी और वेंडर डी, सबसे बच्चों 10 किलो, 10 किलो, 10 किलो और 10 किलो आलू खरीदा। वेंडर ए जो है ये आपको आलू देता है 30 रुपए किलो, बी ने 25 में दे दिया, सी ने 20 में दे दिया, और डी कह रहा है मैं तो 28 से कम में नहीं बेचूंगा। तो ए से खरीदे गए आलू पड़े 300 रुपए के, बी से खरीदे गए आलू पड़े 250 के, सी से खरीदे गए आलू पड़े 200 के, और डी से खरीदे गए कितने के पड़े? 280। सबको जोड़ लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 1030 रुपए चल रहे हैं। और कितना पोटेटो आपने खरीदा? 40 किलो। तो जरा आप 1030 को 40 से डिवाइड कर लें तो आपको पता लग जाएगा आपकी आलू की एवरेज कॉस्ट 25 रुपए 75 पैसे आ गई है, 26 रुपए के आसपास। बिकॉज कुछ लोगों से महंगे में खरीदा और कुछ से बहुत सस्ते में खरीदा। समझ में आ गया? तो इसी को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं, कि जो एवरेज कॉस्ट है आपकी वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगी अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं तो। ओके, अपडेट फास्ट। चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड चलन। तो जिन्होंने अभी भी SIP रूट नहीं अपनाया है और चाहते हैं कि बुढ़ापे में भीख ही मांगे, तो कृपया करके ऐसे ही चलते रहिए जैसे चल रहे हैं। और चाहते हैं बुढ़ापे में कुछ बढ़िया मिल जाए, तो भाई SIP रूट अपना लीजिए। हाउ नॉट टू लूज मनी, क्या हरकतें करें कि आपके पैसे एकदम सेफ रहें चिल्ड्रन? ट्रायंगल ऑफ इन्वेस्टमेंट याद होगा आप? तो ट्रायंगल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेज वन थिंग चिल्ड्रन, investment should have the principle of safety, liquidity and growth. So I repeat children, should have the feature of what?
सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड ग्रोथ। आप जितना लिक्विडिटी की तरफ भागेंगे, ग्रोथ आपके पैसे की उतनी कम होगी। इंटरेस्ट मिला, झटपट निकाल के खर्च कर दिए। जितना ज्यादा आपको सो कॉल्ड इलिक्विड रहने की आदत होगी, स्टे इन्वेस्टेड रहने की आदत होगी, ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। तो कहां पे कौन सी चीज अपनानी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, जो अभी तक आपको बिल्कुल भी नहीं पता था। अब पता लग जाएगा। ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम चिल्ड्रन। सेफ्टी की चिंता आपको होनी चाहिए ओल्ड एज में। लिक्विडिटी की चिंता भी आपको कब होनी चाहिए? ओल्ड एज में चिल्ड्रन। और ग्रोथ की चिंता कब होनी चाहिए? यंग एज पे। समझ में आ गया? तो 55-50 साल की उम्र से पहले आप ग्रोथ की चिंता करिए। सर हम तब तक यंग है, बिल्कुल यंग है, ऑब्वियस सी बात है। इन्वेस्टमेंट में तो बूढ़ा कोई होता ही नहीं है। बट जब बूढ़े हो जाएंगे तब तो कमाने के लिए हाथ पैर भी काम करने कंपैरेटिवली बंद कर देंगे। तो देयर यू शुड बी वरीड अबाउट सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब हर महीने कि भाई पैसे हमारे पास कहां से आएंगे। पेंशन टाइप एक्टिविटीज चल रहे। गॉट इट क्लियर? तो आज अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और हर महीने आपको फॉर एग्जाम्पल मान ली 2,500-3,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है और आप खाए पिए बराबर कर दिए, उस पैसे खर्च कर दिए, इन दैट केस आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं। तो यू शुड स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली। तो कैसे आप पैसा अपना ना खोएं? तो अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली हम इंडिया में देख रहे हैं चिल्ड्रन, जो डिफेंस सेक्टर है वो बड़ा बूम पे है। तो अगर आप अपना पैसा डिफेंस सेक्टर में लगाना चाहते हैं चिल्ड्रन, तो यू कैन गो विद दैट। एयरलाइन सेक्टर में लगा सकते हैं पैसा। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट अभी बहुत पनपने वाला है पूरे वर्ल्ड में, आप यहां पे पैसा लगा सकते हैं। बट कुछ लोग हैं वो आज भी पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? रियल एस्टेट में। ठीक है, रियल एस्टेट अच्छा है, ग्रोथ इज देयर। बट यहाँ की ग्रोथ क्या है, 5-7 साल तक तो कोई ग्रो ही नहीं होगा। अचानक से 50% बढ़ जाएगा 5 साल के बाद। तो आपने मान ली कोई प्रॉपर्टी कल खरीदी 1 करोड़ की, अब 1 साल बाद वो 1 करोड़ 20 लाख की नहीं होगी। गॉट इट क्लियर? बट डेफिनेटली 10 साल बाद वो 2 करोड़ की जरूर हो जाएगी। गॉट इट क्लियर? तो धीरे धीरे इंक्रीज उसमें नहीं आता है, कंसिस्टेंट नहीं है उसका इंक्रीज। प्लस रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज का होता है? लिक्विडिटी का। आप बेचने जाएंगे तो जमीन जल्दी बिकेगी नहीं, क्योंकि भाई इट्स ह्यूज इन अमाउंट। करोड़ रुपए की जमीन को थोड़ा खरीद देगा। बट आपके पास 1 करोड़ के शेयर अगर रखे हैं और उसमें आप 20,000 के बेचना चाहते हैं, तो 20,000 का इन्वेस्टर तो आपको कोई भी मिल जाएगा। अब जमीन थोड़ा किसी को आधा टुकड़ा बेच देंगे, लो थोड़ी जमीन तुम ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम एक छोटी सी पान की दुकान खोल लो साइड में। नॉट लाइक दैट। सो यू शुड हैव द हैबिट ऑफ एनालाइजिंग योर इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन। जो इन्वेस्टमेंट फर्दर ग्रो कर रहे हैं उसमें पैसा लगाइए। जो स्टैग्नेंट है या पैसा नीचे जा रहा है तो उसमें पैसा लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड चिल्ड्रन, कैसे आप डेली ट्रैक कर सकते हैं अपने पैसे को? थ्रू एनएवी। एनएवी क्या होती है सबको पता है? नंबर ऑफ यूनिट्स, डिनोमिनेटर एंड टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो मान लीजिए कोई फंड हाउस है जिसने 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है चिल्ड्रन, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो 1,000 हैं या 1,000 करोड़ हैं। तो एक यूनिट की एनएवी कितनी हो गई? 5 रुपए बेसिकली। तो अगर एनएवी डेली बेसिस पे बढ़ रही है तो इट्स अ सिंबल ऑफ ग्रोथ। घट रही है तो थोड़ा सा रिफ्रेन करिए अपने आप को इन्वेस्ट करने में फर्दर। देर आफ्टर आपको ढेर सारे रेशियोज हैं, क्लास 12th में अकाउंटेंसी में पढ़ाए जाते हैं बच्चों। सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी का मतलब होता है 1 साल के अंदर कोई भी बिजनेसमैन अपनी डेट पे कर पाएगा कि नहीं। और सॉल्वेंसी का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 years वो अपनी डेट पे कर पाएगा या नहीं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। देन यू शुड कंपेयर प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई अगर ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करना ही करना है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रॉफिट टाटा मोटर से कम है चिल्ड्रन, तो आप कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? टाटा में। और टाटा का कम, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ज्यादा, तो वेर यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट? आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में पैसा लगाएंगे। देर आफ्टर कुछ वैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं, कुछ एनालिसिस होते हैं, जिसको हम काफी हद तक क्लास 12th में अपने अकाउंटेंसी के सिलेबस में पढ़ते हैं। उसमें आई टीच यू कैसे आप कुछ रेशियोज को देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। गॉट इट? Thereafter, we have financial statements of companies. Everybody knows what is the financial statement, children. Profit and loss account and balance sheet. अगर मैं आपसे एक बात पूछूं छोटी सी चिल्ड्रन, देयर इज अ कंपनी जिसके बाजार में 10 लाख करोड़ के शेयर्स हैं, से कंपनी एक्स। एंड देयर इज अ कंपनी वाई जिसके बाजार में 7 लाख करोड़ के शेयर्स हैं, और इन्होंने कुछ पैसा डिबेंचर इशू करके भी लिया हुआ है 3 लाख करोड़।
तो दोनों कंपनीज में सिमिलैरिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन बोथ द कंपनीज चिल्ड्रन इज एग्जैक्टली सेम। दोनों में कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है चिल्ड्रन? 10 लाख करोड़। बट एक्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा शेयर्स में है, बट वाई का जो है वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा चिल्ड्रन, तो आपका जवाब क्या होगा? शेयर होल्डर्स। और अगर मैं पूछूं कि भाई वाई कंपनी का प्रॉफिट किसको मिलेगा, तो आपका जवाब होगा सर कुछ पैसा तो शेयर होल्डर्स को मिलेगा और कुछ पैसा डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा। तो ऐसा परिवार जहां से भैया के लिए रिश्ता आया है, एक्स फैमिली है जिसमें सिर्फ एक बेटी है बस और उनकी कोई संतान नहीं। वाई फैमिली है जिनके दो बच्चे हैं, दो बेटियां हैं। तो आप अपने भैया के लिए रिश्ता कहां पे फाइनल करेंगे? जहां एक बेटी है, सास ससुर के मरने के बाद सर पूरा पैसा तो हमारे भैया को ही मिलेगा। तो आप भैया के लिए यहां पे रिश्ता फाइनल करेंगे और यहां पे रिश्ता क्रॉस कर देंगे। तो कहने का मतलब अच्छी कंपनी कौन सी है? जहां पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को मिले या पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर दोनों को मिले? पूरा शेयर होल्डर को मिले ना। वेरी गुड, एकदम सही जवाब दिया। मेरे को यही उम्मीद थी बेसिकली। इसी को कहते हैं कम जानकारी का नुकसान चिल्ड्रन। अभी मेरे पास एक केस स्टडी है। मैं इस केस स्टडी से साबित कर दूंगा कि अगर आपको एक्स और वाई में से किसी कंपनी के शेयर खरीदने चल रहे हैं और दोनों में मान लेते हैं अमाउंट ऑफ बेसिक प्रॉफिट सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब, तो ऑलवेज गो विथ कंपनी एक्स, डोंट गो विथ, सॉरी, हाँ ठीक बोल रहा हूं, ऑलवेज गो विथ कंपनी एक्स, डोंट गो विथ कंपनी वाई, ऐसा आपका बोलना है। मेरा विचार क्या है बच्चों? ऑलवेज गो विद कंपनी वाई, नेवर गो विद कंपनी एक्स। क्यों सर? एक ही बेटी है सर, आवारा भी तो हो सकती है, बर्बाद भी तो हो सकती है, नकचड़ी हो सकती है, इसकी सारी जिद्दें पूरी करनी थी माँ बाप को, तो इन्होंने सिर पे चढ़ा लिया बेटी को। यहाँ दो बेटियां हैं, बैलेंस्ड अप्रोच रखी होगी दोनों के बीच में। गॉट इट? तो बहुत हाई फाई केस स्टडी नहीं है, एकदम आसान केस स्टडी है वो, एकदम आसान है चिल्ड्रन। अगले लेक्चर में मैं उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ, मैं ग्लिम्स उसका आपको दिखा देता हूँ। चलिए भाई, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था आपको नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन। द एग्जाम्पल इज हेयर ऑन द स्क्रीन। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, कितनी कंपनीज नजर आ रही हैं आपको? 3। एक्स लिमिटेड के पास कितना पैसा शेयर कैपिटल का इन्वेस्टेड है? पब्लिक ने इनके शेयर्स कितने खरीदे? 20 लाख रुपीज के। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपी। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 20 लाख में, तो आपका आंसर होगा 2 लाख। और कितना पैसा इन्होंने लोन के नाम पे, डिबेंचर्स के नाम पे बोरो किया है? 10 लाख। टोटल मिला के इस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्टेड है चिल्ड्रन? 30 लैक्स। ठीक है। और वाई लिमिटेड में पूरा का पूरा पैसा शेयर्स में इन्वेस्टेड है, इन्होंने एक भी पैसा पब्लिक से बोरो नहीं किया। जेड लिमिटेड का 10 लाख शेयर्स में है, 20 लाख डिबेंचर्स में है। इनके यहां भी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का चिल्ड्रन? 30 लाख। किस कंपनी में डिबेंचर डेट बोरोइंग का बोझ है ही नहीं? वाई में। तो वाई सबसे अच्छी कंपनी हुई ना? वाई सबसे अच्छी कंपनी हुई क्योंकि वाई का तो सारा प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? उसके शेयर होल्डर्स को। वेर एज एक्स का प्रॉफिट बटेगा डिबेंचर होल्डर में और शेयर होल्डर में, और जेड का प्रॉफिट भी बच्चों किस में बटेगा? डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में। चलिए, तो सबसे अच्छी कंपनी तो आपने बता दी मेरे को कौन सी है। अब चलो एक्स और जेड में कंपेयर कर लेते हैं। एक्स और जेड में ज्यादा बड़ा बोझ डिबेंचर होल्डर का किसके सिर पे है? जेड। तो सबसे बकवास क्या है? जेड सबसे बकवास है ना, आप यही बोल रहे हैं। अगले 5 मिनट में प्रूव हो जाएगा। और सबसे अच्छी कौन सी है? वाई। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सर आपके आंसर में तो लिखा है विच आउट ऑफ द अबव कैन बी सेड टू परफॉर्म बेटर अज्यूमिंग प्रॉफिट्स आर सेम। आपने तो सर हमारी विचारधारा को ही बदल दिया। आपने तो साबित कर दिया कि जेड। मैं फिर से साबित कर रहा हूं, क्लास 12 में 3 बार ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक्स डेट ऑब्लिगेशन है इनके ऊपर, जेड इनके ऊपर भी डेट ऑब्लिगेशन है, बट इनके ऊपर कोई डेट ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं अभी भी पूछ रहा हूं बच्चों, अगर आपका कोई दोस्त बोले कि एक्स वाई जेड में से कौन सी कंपनी का शेयर मैं खरीदूं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? वाई का शेयर खरीदो। और किसका शेयर ना खरीदो? बिल्कुल मत बोलिएगा ऐसा, वो दोस्त है आपका। दुश्मन को आप ये जवाब दे सकते हैं। ओके। चलिए, तो सेल 40 लाख की, परचेज 15 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों? 24 लाख। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आ रहा है? 60,000 रुपीज।
तो नेट प्रॉफिट टैक्स पे करने से पहले सबका कितना कितना बचा बच्चों? 2340, 2340, 2340। 23,40,000 रुपए हर कंपनी ने कमाया, एंड हर कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ अपने में? 30 लाख। तो इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 78%। टैक्स पे करने से पहले 78% कमाया इन्होंने अपनी लागत पे, जो पैसा इन्होंने लगाया है बिजनेस में। समझ में आ गई बात? चलिए भाई, अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एक्स को और जेड को। एक्स में 10 लाख रुपए की बोरोइंग्स थी बच्चों, और रेट क्या था? 8%। इसमें 20 लाख की बोरोइंग थी और रेट क्या था? 8%। तो सो कॉल्ड कितना कितना इंटरेस्ट दे दिया? एक्स ने 80,000 और जेड ने 160। कितना इंटरेस्ट पे करने के बाद प्रॉफिट बचा एक्स को चिल्ड्रन? 2260। इसे कितना बचा? 2340। और इसे कितना बचा? वेरी गुड। पुअरेस्ट प्रॉफिट किसका है चिल्ड्रन? वेरी गुड। और हाईएस्ट किसका है? समझ में आ गया। और ऑन एन एवरेज किसका प्रॉफिट है? एक्स का। 30% का टैक्स हर कंपनी को देना है अपने प्रॉफिट पे। सब ने बच्चों टैक्स भी दे दिया। अब बताइए सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है स्टिल? वाई का। थोड़ा सा इनका भी हायर है। और सबसे कमजोर प्रॉफिट किसका है? जेड का। सर अभी भी आप नई बात मान रहे हैं, आप कह रहे हैं जेड बेटर है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। शेयर कैपिटल एक्स में कितने की थी? 20 लाख रुपए की। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2 लाख। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 3 लाख। और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1 लाख। जेड का प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद कितने लोगों में बटेगा? 1 लाख। इनका प्रॉफिट कितने लोगों में बटेगा? 3 लाख। इनका प्रॉफिट कितनों में बटेगा? 2 लाख। तो यहां पे पर पर्सन प्रॉफिटेबिलिटी 152% की है, यहाँ 54 और यहाँ 79। तो कौन सी कंपनी अच्छी हुई? समझ में आया? समझ में आया जो मैं अभी आपको रेलेवेंस दे रहा था कि कौन कौन सी चीजें फाइनेंशियल लिटरेसी की आप 12th में पढ़ते हैं। तो ये वैसे तो एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, बट जब तक आप ये पढ़ेंगे नहीं, जो 20 नंबर का पार्ट भी है क्लास 12th का, आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो ऐसे इसका एनालिसिस किया जाता है बच्चों। समझ में आ गई बात? तो खैर ये रिकॉर्ड पे रहेगा, थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करिए, थोड़ा सा एल्गोरिदम वीडियो को अपग्रेड कर देगा। वैसे पिछले वीडियो में स्टिकर बढ़िया लगा दिया था, तो काफी लोगों ने देखा, 80-90 व्यूज हो गए उसके, एक बार देखा था मैंने शायद 80-90 के 70 ऐसे ही कुछ थे। तो खैर ये बात सबको समझ में आ गई कौन सी कंपनी बेटर है? पक्का? तो भैया का रिश्ता तो आया है दो परिवारों से, तो कहाँ पे भाई शादी करेंगे? वाह, मौसी मिल जाएगी कम से कम। समझ में आया कि नहीं आया? बट एक्स परिवार में तो एक ही बेटी है, तो यहाँ मौसी मिल ही नहीं पाएगी भैया के बच्चों को कभी भी। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बट आप कहेंगे सर हमारी तो दबंगई बरकरार रहेगी, आपकी दबंगई में बच्चों के रिश्ते कम हो गए बेचारों के। खैर, अंडरस्टूड दिस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। इसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे चल के, परेशान मत होइए। समझ में आ गई बच्चों बातें? चलिए, तो टैक्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, दिस आई विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पोजिशन पुराना दिया हुआ है, मैं आपको एकदम अपडेटेड कॉम्पोजिशन पढ़ाऊंगा। और 3 बातें होती हैं: टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, और एक होता है बच्चों टैक्स इवेजन। तो मैं लोगों को बताऊंगा कि कभी भी टैक्स इवेजन नहीं करना चाहिए, जेल तक हो सकती है। कानून के साथ खिलवाड़ करके इंडिया में लोग टैक्स अवॉइडेंस कर लेते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट पकड़ लेती है और कभी कभी सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं, तो पकड़ नहीं सकती। टैक्स प्लानिंग इज सुपर लीगल। तो हम बोल सकते हैं टैक्स प्लानिंग इज चिल्ड्रन लीगल एंड मॉरल। जो टैक्स अवॉइडेंस होता है ना बच्चों, ये लीगल नहीं है। तो सर इलीगल बोले? नहीं, इलीगल वो चीज होती है जो इंडियन पीनल कोड में इलीगैलिटी के अंदर लाई गई है। बट इमोरल होता है बच्चों ये, आई रिपीट, इट इज इमोरल। और टैक्स इवेजन जो है, इट इज इलीगल एज वेल एज चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज इमोरल ऑल्सो। सर इमोरलिटी में और इलीगैलिटी में फर्क क्या होता है? भाई आपके पास एक गन है और आपने ऐसे ही किसी को मजे मजे में शूट कर दिया, समझ में आ गया? मेरा मन मैंने कर दिया, इलीगल है भाई ये तो। भाई या तो उसने आपके ऊपर वार किया हो, सर आंख दिखा रहा था हमको, अरे आंख दिखाएगा तो आप शूट कर देंगे, गलत बात है ना भाई। कोई कुत्ता भौंक के भाग गया, आप गाड़ी चढ़ा देंगे क्या उसके ऊपर?
समझ में ऐसा गुस्सा दिला रहा था। तो भाई आपको डॉक्टर की जरूरत है, आप थोड़े डिप्रेशन के मरीज हैं, आपका कंट्रोल नहीं है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, गोली थोड़ा मार देंगे किसी को। तो ये इलीगल हो गया। मंदिर में जूते चप्पल पहन के चले गए, बट आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था, दो इमोरल है, ये गलत बात है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो जैसे कुछ रिलीजन्स हैं वहां पे नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन इमोरल है, इलीगल नहीं है। समझ में आ गया? और कुछ रिलीजन ऐसे वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इमोरालिटी और इलीगैलिटी में फर्क होता है। तो इलीगल चीज और लीगल चीज कानून के बेसिस पे होती है, और जो मॉरल इमोरल होता है दैट इज सिंस जनरेशन और कस्टम्स जो चला आ रहा है। खैर, तो टैक्स प्लानिंग इज लीगल एंड मॉरल। टैक्स अवॉइडेंस इलीगल नहीं है बट लीगल भी नहीं है, बट इमोरल जरूर है। और टैक्स इवेजन तो डिफाइंड है, इट इज इलीगल एज वेल एज इमोरल। आपकी इनकम थी, आपको टैक्स देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, छुपा ले गए, और गवर्नमेंट ने डिटेक्ट कर लिया, जेल भी हो सकती है आपको। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो टैक्स प्लानिंग हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक रहेगा चलन। एंड देयर आफ्टर कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है ये तो काफी मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद वील होल्ड अ सर्टिफिकेशन टेस्ट। ठीक। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे चलन।